रुद्र अन्या को हॉस्पिटल ले पहुंच जाता है। उसका दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। वो बार बार अन्या का हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर अन्या आंखें नहीं खोल रही थी। वो सारे डॉक्टर्स पे चिल्लाते हुए जल्दी करने को कहता है। डॉक्टर्स अन्या के ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाते हैं और उसे बदहाली में छोड़ जाते हैं। वो घबराया हुआ बस कमरे की ओर देख रहा था। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था खुद पे कि वो हमेशा अन्या को प्रोटेक्ट करने में हार जाता है। वो कितना भी कोशिश करता है कि सब ठीक हो, अन्या खुश हो, लेकिन हर बार उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कभी खुद से तो कभी खुद से जुड़े लोगों से। क्या फ़ायदा उसके इतने पैसे और पावरफुल होने का जब खुद की वाइफ को सेफ नहीं रख पा रहा था। यही सब सोचते हुए वो अपना दोनों हाथों को देखते हुए गुस्से में दीवार पे मारता है और एक धम से चेयर पे बैठ जाता है। वो अभी भी अपने उन्हीं हाथों को देख अभी जो कुछ पल पहले हुआ उसके बारे में सोचता है। फ्लैशबैक। रुद्र कार से जैसे ही पानी की बोतल निकालता है तभी उसके कानों में गोली की आवाज़ पड़ती है। वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो अन्या बेहोश हुई ज़मीन पे गिरी हुई। ये देख तो डर से एक पल उसका दिल थम सा जाता है। वो अन्या को पुकारते उसके पास जाता है। अन्या के पास ही जियान भी अपने खून से लथपथ बाजू को पकड़े बैठा हुआ था। एक्चुअली दिव्यंका के गोली चलते ही जियान की नज़र उस पर पड़ गई। वो भागता हुआ अन्या के पास आता है और उसके गोली लगने से पहले ही उसे कवर कर साइड करता है, लेकिन इस हादसे में वो लोग उसकी बाजू में लग जाता है जिससे अन्या तो बच जाती हैं, पर इस अचानक हुए हादसे को कुछ सदमे में बेहोश हो जाती हैं। अन्या को यूँ बेहोश और जियान की हालत देख रुद्र परेशान सा अन्या को अपनी बाहों में लिए उसे उठाने की कोशिश करता हुआ कहता है, वाइफी क्या हुआ तुम्हें, उठो वाइफी। रुद्र के लाख पुकारने और पानी के छींटे पे भी अन्या आंखें नहीं खोलती। ये देख वो घबरा सा जाता है। रुद्र की हालत देख जियान अपने बाजू को पकड़ खुद को संभालते कहता है, बॉस हमें मैम को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जल्दी से जल्द। रुद्र जियान की बात पे जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और उसे देख फिक्र से कहता है, जियान तुम ठीक हो। जियान दर्द में भी हाँ में सिर हिला देता है। रुद्र ये देख जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल निकाल अपने एक आदमी को देते हुए कहता है, जियान के बाजू के बहते खून को कवर अप करो और इसे हॉस्पिटल भी ले चलो जल्दी। इतना बोल रुद्र जल्दी से अन्या को गोद में उठाए कार में बैठ जाता है। जियान भी उन्हीं के साथ था। जियान के लिए ये चोट काफ़ी मामूली थी। उसने रुद्र के लिए उसके साथ रहते हुए काफ़ी जख्म लिए थे। ये उसकी ड्यूटी भी थी और अपने बॉस की तरफ अपनी वफादारी, लेकिन अन्या के लिए ये जख्म लेकर जियान एक प्राउड था उसकी ड्यूटी पे। वो खुद की चोट से ज़्यादा अपने लेडी बॉस की परवाह थी। वो भी रुद्र की अन्या को हॉस्पिटल लेकर आता है, पर रुद्र उसे खुद का ट्रीटमेंट करने भेज खुद अन्या के साथ जाता है। फ्लैशबैक एंड। रुद्र वहीं चेयर पे बैठा बस अन्या और अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो हर बार एक गुड हस्बैंड और गुड फादर बनने हमेशा नाकाम हो जा रहा था। अगर आज सुबह वो अपनी मीटिंग पे नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। वो गिल्ट डर दर्द लिए बस खुद को ही कोस रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। रुद्र उन्हें देख उनके पास आते हुए उम्मीद से देखते हुए कहता है, डॉक्टर हाउस माय वाइफ। डॉक्टर काफ़ी सादगी से रुद्र से कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ और आपका बेबी दोनों परफेक्टली फाइन हैं। शायद किसी हादसे का स्ट्रेस और घबराहट में वो बेहोश हो गई थी, लेकिन सब ठीक है। कुछ बाहरी चोट लगी थी जिस पे हमने बैंडेज कर दिया और थोड़े फ्यूचर प्रिकॉशन के लिए हम बस उन्हें आज रात यहीं रुकने का सजेस्ट करेंगे। आई होप उन्हें कुछ टाइम होश भी आ जाए। इतना बोल डॉक्टर एक पल रुक रुद्र की तरफ देख कुछ गहराई से कहते हैं, एंड मिस्टर चौहान, आपकी इस टाइम अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से भी ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि फिजिकल से ज़्यादा इस वक्त उनके मेंटल और इमोशन हेल्थी रहना शायद ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रुद्र डॉक्टर की बात पे हामी भरता है और अन्या को देखने अंदर कमरे में चला जाता है। वार्ड के अंदर अन्या सुकून से बेड पर लेटी हुई थी। कुछ मशीनें थे उसके आसपास और साथ ही एक ड्रिप भी लगी थी उसके हाथों में।
रुद्र अन्या को एक पल देख तो बस देखता ही रहता है। वो स्नो वाइट की वो प्रिंसेस की तरह लग रही थी जिससे अपने प्रिंसेस के आने का इंतज़ार था। रुद्र चुपचाप अन्या के पास आता है और उसके पास रखे टेबल पर बैठ उसे देखने लगता है। अन्या को यूँ देख उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसकी नज़र बार बार अन्या के हाथों में पड़े वो रस्सियों के निशान, उसके माथे की चोट, गालों पे पड़े उंगलियों के निशान पे जाती हैं। कितना कुछ अन्या को सहना पड़ा, इसका अंदाज़ा लगाना लगता है कि रुद्र खुद पे गुस्सा आने लगा। अगर वो उस जालिमों को कम न आंकते हुए पहले ही अपना रौद्र रूप दिखा देता, उसे सज़ा दे देता, तो शायद ही वो अन्या को छूने की हिम्मत करते। रुद्र धीरे अन्या के हाथों को थाम उस पर धीरे से किस करता हुआ कहता है, सॉरी वाइफी। तभी उसकी नज़र उसके टमी पे जाती है। वो प्यार से अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर फिराते हुए कहता है, सॉरी जूनियर चौहान, डैडी को थोड़ी देर हो गई। उससे आपको और आपकी मम्मा को एक मिनट के लिए भी छोड़ नहीं जाना चाहिए था। सॉरी, आप अपने डैडी को माफ़ कर देना, करोगे ना? रुद्र ऐसे ही कहता है उस बेबी को जो जैसे उसकी बात कान लगाए सुन रहा हो। वो झटके से पेट पे लात सा मारता है जिसे देख रुद्र दर्द में भी मुस्कुरा देता है। वो आगे बढ़ अपने बच्चे को चूमता है, फिर अन्या के चेहरे के पास आते ही उसके माथे को काफ़ी शिद्दत से चूमता हुआ उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सॉरी वाइफी। रुद्र इतना कहता है कि एक थप्पड़ सीधा उसके गालों पे लगता है जिससे रुद्र एक पल को शौक रह जाता है। वो हैरानी से देखता है तो अन्या अपनी आंखें खोल उसे ही घूर रही थी। वो अपने गालों पे हाथ रख जैसे ही हैरानी से कहता है, वाइफी ये क्या है? रुद्र इतना ही कहता है कि अन्या दूसरा थप्पड़ जड़ देती है जिससे रुद्र दोबारा शौक रह जाता है कि अचानक मार क्यों रही है। पर तभी उसे लगता है कि ये सारे हादसे में अन्या उससे नाराज़ हो गई है। ये सोच रुद्र जैसे अपने दोनों गालों पे हाथ रख वैसे अन्या को समझने के लिए कुछ कहने की कोशिश करता है कि अन्या उसके सीने पर मारते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, सुना आपने? इतना बोल अन्या लगातार उसके सीने पर मारती जा रही थी जिसे देख रुद्र अन्या को जल्दी से संभालने की कोशिश करते हुए उसे हक कर लेता हुआ कहता है, वाइफी एक मिनट मेरी बात तो सुनो। रुद्र बोलने की कोशिश करता है पर अन्या उसकी बाहों में छटपटाते हुए उसके सीने पर मारने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं सुनूंगी आपकी तो अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आप बहुत बुरे हैं। कहाँ चले गए थे मुझे आधी रात को छोड़ के? आपको पता है कितना परेशान हो गई थी मैं, मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, दिल घबरा रहा था, डर रहा था कि एक बार फिर आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे बिना बताए चले गए। अन्या अपनी बात कहते कहते कुछ शांत हो जाती हैं और रोते हुए रुद्र की कॉलर को पकड़ उसे वैसे लिपट कहती हैं, आपने वादा किया था ना कि आप ना मेरे फैसले बदलने का इंतज़ार करेंगे, तो फिर क्यों चले गए थे? आप ना बहुत बुरे हैं, आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है, सच में आप बहुत बुरे हैं। आई हेट यू रुद्र, आई हेट यू। अन्या अपनी बात कहते हुए अपनी पकड़ रुद्र पर यूं कसती जा रही थी। ये देख रुद्र खुद मुस्कुराए बिना नहीं रोक पाया था। वह अन्या के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, वाइफी सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम आधी रात को उठ जाओगी, बस कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए जाना पड़ा, और तुम्हें सोता देख तुम्हें जगाने का भी मन नहीं किया, सॉरी। अन्या रुद्र की सारी सॉरी सुन भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बस यूं रुद्र से चिपके रही थी। ये रुद्र कुछ सोचता हुआ कहता है, वैसे वाइफी अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो मैं सोचूंगा कि तुमने मुझे माफ़ किया और मुझे गुस्सा नहीं हो और मेरे साथ। रुद्र इतना बोलते अन्या पे अपनी पकड़ कसता है तो अन्या झट से उसे दूर होते हुए घूर कर कहती है, मतलब माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा होती है खामोशी का, और आपकी सज़ा ये है कि मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है, अपनी फैमिली के पास। रुद्र अन्या की बात सुन उसे प्यार से संभालते हुए कहता है, अच्छा ठीक है हम चलेंगे, पर पहले डॉक्टर से परमिशन मिलने पर मैं तुम्हारे पापा और मम्मी को खबर कर देता हूँ कि तुम ठीक हो अब, और साथ ही हम आ रहे हैं। इतना बोलते हुए रुद्र अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल नंबर डायल करने ही वाला होता है कि अन्या उसका फ़ोन छीन कहती है, मैंने कहा मुझे अपने घर जाना है, आपने सुना नहीं? अपने घर, मेरे घर,
अगर आपको अपने ससुराल में रहने का मन है तो आप शौक से रहे, पर मैं अपने घर जाऊंगी। इतना बोल अन्या एटीट्यूड में अपना मुंह फेर लेती है तो रुद्र उसकी बात सुन एक पल को भूत बना उसे देखते ही रह जाता है। क्या जो उसने सुना वो सच है? अन्या फाइनली उसके साथ लौटने को तैयार है या उसके कान बज रहे हैं? वो खुशी के भाव लिए अन्या के बाजू को पकड़ उसे जैसे क्रोनक्रम कंफर्म करते हुए कहता है, वाइफी क्या तुम सच में वापस मेरे साथ चलना चाहती हो चौहान मैंसन? अन्या उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखती है जहां इस खुशी की बेताबी साफ झलक रही थी। इसीलिए अन्या उसे तंग करते हुए थोड़ा भाव खाते हुए इधर उधर देखते हुए कहती है, किसने कहा मैं आपके साथ जाऊंगी? मैंने कहा मुझे बस अपने घर जाना है। आप तो अपने ससुराल जाने वाले थे ना, तो क्या हुआ उस प्लान का? रुद्र अन्या की गोल गोल बातों को समझ जाता है और खुशी से भर अन्या को टाइट हग करते हुए कहता है, थैंक यू वाइफी, थैंक यू सो मच। वापस लौटने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। अन्या जताना तो नहीं चाहती थी रुद्र के सामने, पर वो भी उसकी बाहों में सुकून से मुस्कुरा रही थी। उसकी खुशी देखकर दोनों कुछ पल यूं ही हक कर एक दूसरे के साथ सुकून के पल जीते हैं। कुछ टाइम में डॉक्टर से रुद्र को पता चला जियान भी बिल्कुल ठीक है और उसकी गोली निकाल दी गई और कुछ टाइम रेस्ट करने को कहा है, जिसे सुन रुद्र के साथ अन्या भी खुश होते हैं। अन्या तो जियान से मिलने भी जाने की जिद करती हैं, जिसके बाद रुद्र उसे ले जाता है। अन्या जियान से उसका हालचाल पूछ उसे थैंक यू कहती हैं, जहां जियान उसे अपनी ड्यूटी बोल देता है। अन्या जियान के लिए अपने हाथों से फ्रूट कट करती हैं और उसे देती हैं। जियान को आज पहली बार एक फैमिली वाली केयर काफ़ी अच्छी लगती है। कुछ पलों में वो इमोशनल भी होता है पर किसी को शो नहीं करता। वो काफ़ी ट्राइफिट ट्रेनिंग की तरह जैसे इमोशनलेस आईना बन चुका था। कुछ वक्त में अन्या भी अपने वार्ड में जाती है जहाँ रुद्र उसे खाना खिला देता है। फिर फ्रेश नप होने के लिए वो वॉशरूम में जाती है कि तभी रुद्र का फ़ोन बजता है, जिसे देख रुद्र थोड़ा गुस्से में फ़ोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, बॉस ऑल अंडर कंट्रोल, वो पकड़े गए, आगे क्या ऑर्डर है? रुद्र उन बाप बेटी का सुन गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, थप्पड़े मारो उन्हें, इतना कि सारे सांसें थमने को जाए पर रुके नहीं, सुकून आने को आए पर चैन नसीब न हो। मैं कल खुद आऊँगा उन्हें सज़ा देने। इतना बोल रुद्र फ़ोन रख सामने देखते हुए बाप बेटे की गलतियों के बारे में सोचकर गुस्से से भरने लगता है कि तभी उसके कानों में अन्या के पीछे से आवाज़ पड़ती है, आप अकेले नहीं, मैं भी चलूँगी। अन्या के ये कहने पर रुद्र कुछ सकुचाते हुए पलट कर देखता है तो अन्या अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए उसके पास आती है और उसकी आंखों में देख काफ़ी सीधे लफ्ज़ों में कहती है, मैं भी चलूँगी। यह सुन रुद्र थोड़ा सकुचाते हुए उसके दोनों बाहों को पकड़ उससे कंट्रोल करते हुए कहता है, लेकिन वाइफी इसकी ज़रूरत नहीं, तुम परेशान मत हो इस बार। वो रुद्र इतना ही कहता है कि अन्या उसे बीच में काट काफ़ी सीरियस टोन में कहती है, रुद्र मैंने कहा मैं भी चलूँगी। ये सुन रुद्र थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि अन्या वैसी नहीं थी जो लोगों को तकलीफ़ में देख सुकून से रहे, जबकि कहीं ना कहीं वो उसके अपने थे, उसे जुड़े हुए थे। रुद्र इस बार उन्हें बचाने के मूड में नहीं था और ना ही बख्शने के मूड में था, और कहीं अन्या उनका दर्द देख कमज़ोर पड़ उन्हें माफ़ कर दे, ये भी वो नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था अन्या उस हैवानियत भरी दुनिया को देखे या उसकी परछाई भी पड़े। वो तो उसके लिए एक फूल की तरह थी जिससे वो हर हाल में संजोकर रखना चाहे, और अन्या का यह फैसला रुद्र के लिए उसके लिए टेंशन की वजह बन रहा था। यही सब सोच रुद्र अन्या को हक करते हुए उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए काफ़ी नरमी से कहता है, वाइफी तुम ठीक हो? अन्या रुद्र की सवाल में छुपी उसकी परेशानी भाप चुकी थी, इसीलिए वो उससे थोड़ी सी अलग हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसकी आंखों में आंखें डाल कहती है, रुद्र आपकी बीवी इतनी कमज़ोर नहीं है और आपका साथ पाकर तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल अन्या प्यार से उसके गालों को सहलाकर हल्का मुस्कुरा देती है। रुद्र भी उसकी बात सुन कुछ बेफिक्र तो होता है, पर एक सवाल अभी भी उसके मन में था जिससे अन्या समझती थी, इसीलिए वो उससे अलग हुए
खिड़की की ओर देख काफ़ी गहराई से कहती हैं, बचपन से आज तक पापा मुझे माफ़ करना सिखाया है, दूसरों के दर्द को समझना सिखाया है, किसी के भी साथ बुरा सोचने पे खुद के लिए बुरा होने की सीख दी है। मैं इतनी बातों को सच भी मानती थी, पर कहीं न कहीं रुद्र आपसे मिलकर यही जाना है कि माफ़ उन्हें करना चाहिए जो उनके हकदार होते हैं, वो नहीं जिन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और अगर बात परिवार की आए तो माफ़ी नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। अन्या अपनी बात कहते कहते उन्हीं पलों में खो गई जब दिव्यंका ने उसके साथ बुरा किया था। शुरू से लेकर अंत तक अन्या को सब एक के बाद एक याद आते जा रहा था। अपने पहले बच्चे की मौत से लेकर दोबारा उसके बच्चे को मारने की कोशिश करने पे, ये सब याद कर अन्या की आंखें भर तो आती हैं, पर साथ ही आज उन आंखों में गुस्सा भी था। वो आगे नफरत से कहती हैं, मैंने दिव्यंका को हर बार माफ़ किया है रुद्र, लेकिन इस बार मैं उसे सज़ा देना चाहती हूँ। उसने हर बार मेरे साथ गलत किया, मैं चुप थी। अगर मैं पहले ही हिम्मत कर उसे सज़ा देती तो आज हमारा पहला बच्चा। इतना बोलते हुए अन्या सुबकने लगती हैं। वहीं रुद्र जो काफ़ी ध्यान से अन्या की बातें सुन रहा था, वो ये बात सुन चौंकते हुए उसकी तरफ करते हुए पूछता है, हमारे पहले बच्चे के साथ? अन्या की बाहें पकड़ उसे अपनी बात का मतलब क्या है वाइफी? दिव्यंका क्या किया है उसने? क्या हुआ था? मुझे साफ साफ बताओ, क्या किया था उसने? क्या वो? रुद्र की आंखों में गुस्सा था। अन्या जो वो सब याद कर इमोशनल हो चुकी थी, वो रुद्र के सीने से लग रोंदे गले से कहती है, हाँ रुद्र, उसने ही हमारे पहले बच्चे को मारा था। उसी की वजह से मैंने उसे खो दिया, जिस बात का उसे आज पछतावा तक नहीं है। यह सुन तो रुद्र का खून खौलने लगा। उसे अब दिव्यंका पे कभी गुस्सा आ रहा था, शायद इतना ही, वो अब अपने जीव के लिए रुद्र से माफ़ी की उम्मीद न कर पाए। रुद्र को तो आज तक ये पता ही नहीं था कि दिव्यंका ने पहली बार भी यह हरकत की, क्योंकि उसे तो बस यही पता चला था कि अन्या का मिसकैरेज हुआ सीढ़ियों से गिरने की वजह से, पर इस सब में दिव्यंका का हाथ था ये वो जान ही नहीं पाया। रुद्र अन्या को टाइट हक करते हुए गुस्से में कहता है, तुम चिंता मत करो वाइफी, पिशोरतीस उसकी हर गुनाह की सज़ा मिलेगी उन्हें, आई प्रॉमिस। इतना बोल रुद्र खामोशी से अन्या को वैसे ही हक किए रहता है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग चौहान मेंशन में तो जैसे हड़कंप सा मचा हुआ था। जब से रुद्र ने उन्हें अन्या और उसके आने की खबर दी, सब खुशी से पागल हो गए थे। दिग्विजय जी, आकाश जी, रेहान, सूर्य, तबीस, अभय सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दिग्विजय जी खुशी से झूमते हुए कहते हैं, अरे नालायकों, यहाँ बैठो मत रहो, मेरी बहू आ रही है, जाओ उसके स्वागत की तैयारी करो, घर सजाओ, सारी तैयारी करो, जाओ। उसकी बात सुन रेहान भी सोफे पे चढ़ नाचते हुए कहता है, हे भाभी आ रही है, अब मज़ा आएगा। मैं तो चला अपनी शॉपिंग पे, आखिर अपने छोटे चौहान के लिए भी तो तैयारी करनी है। ये सुन आकाश जी भी कहते हैं, हाँ हाँ, और अन्या की भी। शौर्य, अबे, तविस भी हामी भरते हुए सब खुद भी कामों में लग जरूर जाते हैं, पर उठ पटांग तरीकों से। शौर्य फूलों की लोरी लगाते हुए कहता है तो उसकी में उलझ जाता है। तबीस भी लाइटों में यूँ लगा कि उसे 2 घंटे लग गए बस कलर डिज़ाइन करने में। रेहान भी शॉपिंग का बोल आधे घंटे में इतना कुछ मंगवा लिया जो कहाँ रखे उसे अब खुद ही नहीं समझ आ रहा था। घर सजाने की जगह पूरा घर का कबाड़ा बना दिया। बेचारे 6 मर्दों की तैयारी देख तो वहाँ के नौकरों ने भी अपना सिर पकड़ लिया। दिग्विजय जी सबको डराते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहे हो, ठीक से करो, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये चेंज करो। तो रेहान भी कहते हैं, जो बच्चों वाले खिलौने अरेंज कर रहा था। रेहान चिढ़ते हुए कहता है, दीनू बाबा, ये चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये परफेक्ट है। दिग्विजय जी उसकी बात पे ना भरते हैं और उल्टा रेहान को डांटते हुए कहते हैं, नहीं, ये ऐसे नहीं रहेगा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। पर उसकी बात नहीं सुनता। वहीं आकाश जी बड़े जतन से एक फ्लावर प्लांट को सजाते हैं, तो दिग्विजय जी उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं और कहते हैं, अरे आकाश, बहू को ये फूल पसंद नहीं आएंगे, इसे बदल दो। जिसे सुन आकाश जी मुंह सिकोड़ कर कहते हैं, नहीं डैड, ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। दिग्विजय जी अपनी फिर बात काटते देख तेज में आए कहते हैं, बाप कौन है यहाँ? आकाश जी अपना जवाब देते
फिर पीछे से रेहान पीछे से आते हुए कहता है, डैड। इतना बोल रेहान पीछे से दिग्विजय जी को साथ ही चिढ़ाता है तो दिग्विजय जी गुस्से में अपनी छड़ी उठाए भागते हैं, जिसकी वजह से रेहान बचने के लिए भागने लगता है। धीरे धीरे सब उसमें पड़ जाते हैं और पल में वो घर जैसे जंगल में बदल जाता है। तभी वहाँ सांची आती है और घर का ये हाल देख खुद भी शौक रह जाती हैं और रेहान और सबको शांत करवाती हैं, पर उन्हें संभालने में हर किसी की बात थोड़ी ना थी। बेचारी सांची के लिए भी ये मुश्किल था। वो अपना सिर पकड़कर मन में कहती हैं, वो गॉड भाभी न जाने कैसे इन्हें संभाल पा करती थी। यहाँ तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल जैसा इलाका था जिसके आसपास काफ़ी घने पेड़ थे। उसी के बीच के लकड़ी की बिल्डिंग थी। उसकी बिल्डिंग के पीछे एक छोटा सा तालाब जो कीचड़ से भरा हुआ था और इस तालाब के ठीक ऊपर दिव्यंका बंधी हुई लटकी थी। रुद्र के ऑर्डर के अनुसार उसके आदमियों ने दिव्यंका को इतने थप्पड़ मारे कि वो अधमरी जैसी हो गई। उसके पूरे गाल सूज गए। वो बेहोश होती कि उसके आदमी उस पर बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी उधेड़ उसे फिर से होश में लाते और थप्पड़ों की बारिश शुरू करते। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और इस वक्त तालाब के ऊपर लटकी हुई थी। दिव्यंका को जब होश आता है तो खुद को ऐसी हालत में देख दंग रह जाती हैं। वो आसपास देखती हैं तो नीचे उसे बस अपनी मौत नज़र आ रही थी, क्योंकि नीचे उसके लिए तालाब में मगरमच्छ भी थे और बस उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। ये देख वो घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं और अपनी हेल्प के लिए चीखने लगती हैं, पर अब उसकी सुनने वाला वहाँ थोड़ी नहीं कोई था। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, कैसा लगा सरप्राइज मिस राठी? ये सुन दिव्यंका उस ओर देखती हैं तो वहाँ बिल्डिंग के बालकनी से रुद्र उसे गुस्से में देख रहा था। दिव्यंका उसे देख थोड़ी डर जाती हैं और नीचे अपनी मौत का स्वर सुन वो घबराते हुए रोते हुए कहती हैं, मिस्टर चौहान मेरी हेल्प करें। मैं अपनी सारी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लिए प्लीज़। यह सुन रुद्र हल्का मुस्कुराकर कहता है, सॉरी मिस राठी, अफसोस ये मेरे हाथ में नहीं है और जिसके हाथ में है वो शायद ही इस जन्म में तुम्हें माफ़ करें, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल रुद्र जाने लगता है तो दिव्यंका डर से उसे चीखने लगती है कि तभी उसकी रस्सी अचानक ही हल्की नीचे बढ़ने लगती है। ये देख दिव्यंका हद से ज़्यादा डर जाती है। तभी दिव्यंका रोते हुए अपनी जान की भीख मांगती है तो वहीं से ये सब तमाशा शैलेश राठी भी एक कमरे में देख रहे थे। वो भी बंधे हुए थे और अपनी बेटी को इसे देख तड़प रहे थे। रुद्र कमरे की ओर आता है तो चेयर पर बैठ अन्या दोनों बाप बेटी को तड़पते हुए देख रहे थे। अन्या के हाथ में रिमोट थे जिससे वो दिव्यंका की रस्सी को कभी ऊपर करती तो कभी नीचे। उसे डरते रोते अपनी जान की भीख मांगते देख अन्या को तो सारे पल याद आने लगते हैं। रुद्र अन्या के पास आता है और उसके हाथों पे अपना हाथ रख कहता है, वाइफी। अन्या रुद्र की तरफ देखती हैं, फिर एक बार अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रुद्र बिल्कुल नहीं चाहता था अन्या ये सब देखे या महसूस करे, पर अन्या इस बार माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। दिव्यंका की चीखें काफ़ी हद तक वहाँ गूंजने लगी, फिर डर से बेहोश हो गई। कुछ पल में जब उसे होश आया तब अन्या बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। अन्या को देख दिव्यंका आज पहली बार डरी थी। उसकी आंखों का गुस्सा और आग दिव्यंका को आज खुद की मौत में दिख रहा था। दिव्यंका इतना डर जाती है कि कुछ कह ही नहीं पाती। अन्या उसके करीब आती हैं और उसके प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहती हैं, कैसी हो दिव्यंका? मुझे जिंदा देखकर, सही सलामत देखकर। दिव्यंका अन्या की बात सुनकर भी कुछ नहीं कह पाती। वो बस सहमे हुए अन्या को देखती है, क्योंकि आज उसके रूप में कुछ अलग था। वो भोली भाली अन्या नहीं लग रही थी, बल्कि सबसे खतरनाक लग रही थी। कमरे में सिर्फ दिव्यंका और अन्या थे। अन्या उसे यूं सहमा देख एक टॉवल से उसके माथे में पसीना पोंछते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, वक्त का खेल देखो दिव्यंका, जहाँ कल मैं थी आज तुम हो, पर मैं तुम नहीं हूँ। दिव्यंका उसकी हरकत और बातों से सहमे हुए दर्द से करार काफ़ी मुश्किल से कहती हैं, अन्या
वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अन्या उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करवाते हुए कहती है, सी कुछ मत कहो क्योंकि आज सिर्फ मैं कहूँगी। पता है तुम्हारी चीखें सुन सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें वो आसान मौत थोड़ी ही दूंगी। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। इतना बोल अन्या घूमते हुए उस कमरे की चारों तरफ देखते हुए कहती हैं, ये घर देख रही हो, ये घर आज तुम्हारी चीता बनने वाली है। ये सुन तो दिव्यंका अपने उड़े होश से अन्या को देखती हैं। उसे ऐसे शब्दों की उम्मीद अन्या से तो बिल्कुल भी नहीं थी। अन्या उसे मारने की प्लानिंग करेगी। वो हैरान नज़रों से देखती हैं, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसी नहीं हो। ये अल्फाज भी दिव्यंका के मुंह से मुश्किल से निकले थे। अन्या उसकी बात सुन उसके मुंह के सामने झुकते हुए अपनी आंखों में आंखें डाल कहती है, सही कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ। अन्या वर्मा ऐसी बिल्कुल नहीं, पर अन्या रुद्र राय चौहान से तुम मिली ही कहाँ हो, वो बिल्कुल ऐसी है, और एक माँ उससे भी ज़्यादा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सज़ा क्यों चुनी? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अपने बारे सारे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में भुगत के जाओ, ताकि तुम अपनी नई लाइफ सुकून से जी पाओ। इसीलिए ऑल द बेस्ट माय डियर सिस्टर एंड हैप्पी जर्नी हेल टू हेवन। इतना बोलते हुए अन्या अपने कदम पीछे लेने लगती है तो दिव्यंका नाव में सिर हिलाते हुए हैरान नज़रों से देखती हैं। अन्या जब तक दरवाजे के पास आती है आग दोनों तरफ लगने लगता है। अन्या एक प्यारी स्माइल दिए दिव्यंका से अपना मुंह मोड़ लेती हैं। दिव्यंका पीछे चीखती रहती हैं, पर अफसोस कोई फ़ायदा नहीं। कमरे में चारों तरफ आग फैल जाती है। दिव्यंका ये सब देख जैसे अपने डर से मर चुकी हो। अब वो चीखने चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं करती। वहीं दिव्यंका के ऐसा कर अन्या को भी कोई सुकून नहीं था। उसके भी आंखों में आंसू था। रुद्र उसके लिए वहाँ से निकल चुका था। अन्या उसके कंधे पर सिर रख बस यूं ही बैठी थी। रुद्र अन्या की हालत अच्छे से समझ रहा था। वो ऐसी नहीं है। लोगों को तड़पते और मुश्किल में छोड़ के आना उसकी आदत नहीं है, लेकिन वो अपने साथ हुए उस सब को भुला नहीं सकती। इसीलिए रुद्र बस खामोशी से उसका साथ दिए बस उसे टाइट होल्ड कर लेता है। कार अब अपने मंजिल के लिए निकल चुकी थी, जहां अब उन्हें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी। रुद्र की कार चौहान मैंसन में एंटर होती है। अन्या उस घर को देख अन्या के मन में कि एक अलग ही सुकून सा होता है, चाहे वो कितने भी दिन अपने मम्मी पापा के घर रही हो। वो घर जहाँ उसका बचपन गुजरा है, जहाँ उसे हमेशा सुकून सा मिलता था, लेकिन अब अन्या वो घर में कुछ खाली सा महसूस होता है, क्योंकि उसका दिल अब चौहान मैंसन में जो बस चुका था। अन्या कार की खिड़की से उस घर को देख उसकी आंखें खुशी से कुछ नम सी हो जाती हैं। वो उसे देख कहती हैं, हमारा घर बेबी। रुद्र भी अन्या को ही देख रहा था कि तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसकी आवाज़ से अन्या भी उसकी तरफ देखते हैं। रुद्र उस मैसेज को पढ़ अन्या की तरफ देखता है। वो भी अपनी क्यूरियस निगाहों से उसे ही देख रही थी। ये देख रुद्र अपना फ़ोन उसकी तरफ कर देता है। दरअसल ये मैसेज रुद्र के आदमियों का था। अन्या का दिव्यंका को यूँ तड़पते छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने रुद्र से रिक्वेस्ट कर दिव्यंका और शैलेश राठी को यहाँ से दूर भिजवा दिया था, बिल्कुल अलग अलग, ऐसी जगह जहाँ अब शायद वो कभी उनकी ज़िंदगी में न लौट पाए, जहाँ उन्हें सज़ा भी मिले और मौका भी। दिव्यंका की हालत ऐसी हो चुकी थी, वो खुद को भूल चुकी थी, तो बाकी क्या ही याद रखे। और रुद्र ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वो उसकी ज़िंदगी में लौट न पाए, ऐसी जगह जहाँ गुलामियों से भी बेहतर ज़िंदगी मिले उन्हें, जहाँ ना दौलत काम आए ना ही शोहरत। अन्या उस मैसेज को पढ़े एक सुकून से मुस्कुराकर रुद्र के हाथ में हाथ डाल कहती हैं, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। रुद्र अन्या की बात सुन अपने दोनों आईब्रोज काकर उसे एक विनित लुक देता है, जिसे देख अन्या प्यार से उसके गालों पे चपत लगाते हुए बाहर निकलने लगती है, तो रुद्र उसे रोक देता है और खुद कार से बाहर निकल जाता है। अन्या की तरफ आते हुए उसका कार का दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ अन्या की तरफ बढ़ा देता है।
ये देखकर अन्या उसे देख मुस्कुराती है, फिर उसके हाथ को देखती है। ये हाथ अन्या ने भले ही काफ़ी वक्त पहले थामा था, लेकिन मायने अब उसकी ज़िंदगी में इस पल के ज़्यादा मायने थे। उसे ये भी याद आता है कि रुद्र ने उससे शादी कर एयरपोर्ट पर अकेले छोड़ दिया था। तब उसने इस घर में अपने कदम अकेले रखे थे, और आज उस कदम में रुद्र का साथ मिल रहा है। उसे याद कर वो थोड़ी भावुक हुए उसे देखती हैं और अपना हाथ बढ़ाकर कसकर उसका हाथ थाम लेती हैं और दूसरा हाथ अपनी टमी पर आराम से रख कर से उतरती हैं। रुद्र उसे अच्छे से पीछे से होल्ड करते हुए अब उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अन्या जैसे ही चौखट के पास खड़ी होती है तो उसे और रुद्र पे फूलों की बारिश शुरू हो जाती है। ये देख अन्या पहले तो अचंभे से देखती है। फूलों की लगातार गिरती पंखुड़ियाँ उसकी छूते हुए गिरने लगती हैं, जिसे देख अन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल सी आ जाती है। अन्या और रुद्र इस पल को एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि तभी ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है। अन्या रुद्र अंदर देखते हैं तो ढोल के साथ नाचते हुए दिग्विजय जी और रेहान का साथ देता शोरे। वो तीनों अपनी मस्ती में खुशी में झूमते हुए आते हैं। अन्या उन्हें यूँ कुछ देख खुशी से भर जाती है, लेकिन वहीं रुद्र अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से उन्हें देख रहा था। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी स्वागत की। रुद्र ढोल के शोर से इरिटेट होते हुए उन्हें बंद करवाता हुआ कहता है, बंद करो इसे। दादाजी, रेहान, सोरे, ये आप तीनों क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं ये? दिग्विजय जी रुद्र की बात सुन अपनी छड़ी मजबूती से पकड़ते हुए बड़े ताव से खुद की मूँछों पर रोब लिए कहते हैं, अरे नालायक, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हम अपनी बहू के स्वागत में जश्न मना रहे हैं। मेरा दिल आज इतना खुश है कि मैं आज पूरा दिन नाच सकता हूँ। इतना बोल दिग्विजय जी वापस से झूमते हुए ढोल वाले को इशारा करते हैं, तो रुद्र उस सबको घूर कर रोकने को कहता हुआ दिग्विजय जी से कहता है, दादाजी, मुझे आपसे ऐसे बिहेव की उम्मीद नहीं थी। आप भी इस सोरे और रेहान की नाटक मंडली में शामिल हो गए। अपनी उम्र देख ऐसे वक्त में आप नाच रहे हैं। कहीं आपको लग गई या आपकी तबीयत खराब हो गई तो? रुद्र की बात सुन दिग्विजय जी आगे आते हुए खुशी से कहते हैं, अरे मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा। इतना कहे वो अन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेर कहते हैं, जब से मेरी बहू ने मेरी आधी बची ख्वाहिश पूरी की है, अब तो और भी ज़्यादा जवान हो गया हूँ। बुढ़ापे के लक्षण तुझ में हैं। हर छोटी बात पे जो देर लगाता है। दिग्विजय जी की बात सुन सब मुंह दबाए हंसने लगते हैं। अन्या की भी हंसी छूट जाती है तो रुद्र का मुंह बन जाता है। वो सबको अपनी आंखें छोटी कर घूरता है तो सब इधर उधर देख अपनी हंसी दबाते हैं। दिग्विजय जी रुद्र पे धीरे से अपनी छड़ी चलाते हुए कहते हैं, सुधर जा नालायक, कुछ तो नालायक, सुधर जा कुछ तो। अब तू बाप बनने वाला है। ऐसे ही धीमी धीमी चाल चलेगा तो काफ़ी कहीं तेरा बच्चा तुझे ही न दादा ना बोलने लगे। ये सुन बाकी सब आपस में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं तो रुद्र सबको घूर कर चुप करवा देता है, पर अन्या उसे देख और हंसती है। ये देख रुद्र चिढ़ता हुआ कहता है, बहुत हुआ दादाजी, अगर मैं इतना ही स्लो होता तो आपको अपने परपोते की शक्ल देखने के लिए अगले जन्म तक इंतज़ार करना पड़ता। ये सुन अन्या दंग रह जाती हैं और जल्दी से अपनी कोहनी रुद्र के पेट पे मारते हुए उसे चुप करवाते हुए उसे अपनी आंख दिखाती हैं। रुद्र तो चुप हो जाता है, पर उसे अपनी बातों का रिग्रेट नहीं होता। वो बेफिक्र एक्सप्रेशन के वहाँ वैसे ही खड़ा रहता है। ये देख अन्या को जैसे अपने सिर पीटने का मन करता है। वो बात संभालते हुए कहती हैं, इसका मतलब वो नहीं दादाजी, वो। अन्या आगे कुछ कह पाते कि रेहान बीच में टपकते हुए शरारत से कहता है, अरे भाभी, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। फिर सबकी तरफ देख काफ़ी शरारत से अपनी बातों को खींच कहता है, हमें सब पता है कि भाई कितने ने फास्ट हैं और कहाँ कहाँ फास्ट हैं। रेहान की बात सुन सब हंसने लगते हैं तो अन्या शर्म से जैसे अपना मुँह छुपाने हो जाती हैं। रुद्र रेहान की बात का जवाब कुछ देता उससे पहले अन्या उसे रोक देती है। दिग्विजय जी सबकी हंसी टिटोली को शांत करवाते हुए कहते हैं, सब चुप हो जाओ, कोई मेरी बहू को तंग नहीं करेगा और जितना हो सके उससे ज़्यादा ख्याल रखेगा।
और ख़ासकर तुम रुद्र, मेरी बहू को तंग किया ना, या अब उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारी खैर नहीं। दिग्विजय जी रुद्र को अपनी वेरिंग के साथ अपना शाही शस्त्र दिखाते हैं, जिसे देख रुद्र कुछ न कहे बस अपना सिर हिला देता है। दिग्विजय जी अपने पॉकेट से एक नोटों की बंडल निकाल के सिर पर फिराते हैं और उसे एक साइड में खड़े नौकर को देते हुए दान में देने का कहते हैं। तभी रेहान भी आगे आता है और दिग्विजय जी की एक्टिंग करते हुए जिम के डंबल्स उठाता है। ये देख अन्या थोड़ा डर जाती है। उसकी हरकत पर रुद्र भी अपने हाथों से अन्या को कवर किए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, रेहान ये क्या कर रहे हो? रेहान उस डंबल्स को देख कहता है, नज़र उतार रहा हूँ भाई। ये सुन सब हैरान कंफ्यूज निगाहों से देखते हैं। तो रेहान आगे हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना, मैंने सोचा वो दीनू बाबा के नोटों में वो दम नहीं जो मेरी भाभी और मेरे छोटू टाइगर को प्रोटेक्ट करे, तो सोचा जिसमें दम है उससे नज़र उतार दूँ। क्या बोलते हो? रेहान का एक्सप्रेशन सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और सोचते हैं कि रेहान की बातों पे वो कैसे रिएक्ट करे, हंसे या उसे पागल कहे। रेहान भी उस डबल को नौकर के हाथ में देता है तो बेचारा नौकर एक ही बार में नीचे गिर जाता है, जिसे देख रेहान प्राउडली कहता है, देखा कितना दम है इसमें। फिर अन्या की तरफ देख अपनी बाहें फैलाए कहता है, भाभी आई मिस। रेहान इतना ही कहता है कि रुद्र अन्या को अपनी बाहों को खींचते हुए रेहान के माथे पर अपनी एक उंगली पॉइंट कर उसे धक्का देते हुए कहता है, रेहान दूर से तुम्हें दिख नहीं रहा अपनी भाभी की हालत? ये सुन तो रेहान अपना मुंह लटका लेता है। अन्या को ये देख रुद्र से खुद को छुड़ा पाती कि उससे पहले ही रुद्र अन्या को थामे कहता है, अब हमें अंदर चलना चाहिए, ज़्यादा देर तुम्हारा खड़ा रहना ठीक नहीं। इतना बोल वो जैसे आगे बढ़ता है कि आकाश जी आगे बढ़ उसे रोकते हुए कहते हैं, 1 मिनट रुद्र, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते। तो क्या थे आकाश जी के इरादे, जानेंगे हम अगले भाग में कि आखिर उन्होंने रुद्र को क्यों रोका। धन्यवाद।